अंकिता ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी कि मैं पहली सैलरी से घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। देखिए, मेरे पास ये 25 सितंबर का अमर उजाला है, जिसमें साफ तौर पर हेडिंग है, वाहवाही लूटने के चक्कर में मिटाए गए साक्ष्य। इतने पाक साफ हैं, इतने दूध के धुले हैं, तो दुष्यंत गौतम को चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को सीबीआई जांच के लिए प्रस्तुत करें। आरएसएस के साथ बहुत गहरा नाता है इस पूरे आर्य परिवार का, जिसका वनांतरा रिजॉर्ट था। दोस्तों, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज पूरे उत्तराखंड की जनता सर्द रातों में भी सड़कों पर डटी हुई है। यहाँ तक कि पूर्व सैनिकों ने भी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद की, मार्च करते नजर आए। लेकिन उत्तराखंड की सरकार इस पूरे मामले में सिर्फ लीपापोती करती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस मामले को भुनाकर अपना फायदा खोजना चाह रही है। कई दिनों से लापता और मिला सनावर भी अब सामने आ गई हैं। बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि उस वीआईपी को ढूंढने में इतना समय क्यों लग रहा है। हमारे साथ गरिमा जी हैं। गरिमा मेहरा ये कांग्रेस प्रवक्ता है और अंकिता भंडारी केस से शुरू से जुड़ी हुई है। गरिमा जी, आपको क्या लग रहा है भाई, क्या कारण है वीआईपी को खोजने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि सबूत सबके सामने है? प्रज्ञा जी, बहुत ही सटीक सवाल आपने किया और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ आपका कि कम से कम कोई तो सीधे मुद्दे पर आया और वीआईपी पर आया, क्योंकि मुद्दा असल में यही है कि वीआईपी कौन है और घुमाया जा रहा है उसको साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर घुमाया जा रहा है, पुष्प और उसकी अंकिता की बातचीत पर घुमाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, वीआईपी कौन है यही उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है और बहुत सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। यानी कि 3.5 साल पुराना ये मामला है, 18 सितंबर 2022 का मामला है और लगभग सरकार ने तो इसको ठंडे बस्ते में डाल ही दिया था। उस वक्त भी बहुत बड़ा जन आंदोलन चला, हफ्तों महीनों तक उत्तराखंड की जनता जो है वो सड़कों पर उतरी रही और पहले दिन से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अस्वीकार करते हुए राज्य की धामी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, जबकि मांग थी सीबीआई जांच की। और पुष्प ने जो बातचीत सार्वजनिक की, अंकिता भंडारी का दोस्त है पुष्प, जो जम्मू का रहने वाला है, वो 3 दिन बाद तुरंत चला आया। जब लापता होने की खबर अखबारों में उसने पढ़ी, समाचार पत्रों से पता चला, तो आया और लोकल मीडिया को उसने वो सार्वजनिक कर दी अपनी और अंकिता की व्हाट्सएप चैट। और जब वो सार्वजनिक हो गई तो फिर सरकार पर दबाव पड़ा, वरना आप यकीन मानिए सरकार ने तो पूरी तरह से इस मामले को डाइल्यूट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। 18 तारीख को होटल मालिक यानी कि रिजॉर्ट मालिक का फोन जाता है अंकिता के पिता को कि आपकी बेटी मिल नहीं रही है। पिता दौड़े चले आते हैं और पिता जब आते हैं तो उनसे कहा कि ये लीजिए कागज, आपकी बेटी लापता हो गई है, ये करके इस पर साइन कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। पिता ने साफ मना कर दिया कि मैं कैसे मान लूं मेरी बेटी लापता हो गई है। तो पिता का उस समय सूझबूझ काम आई और पिता ने सिग्नेचर नहीं किए और पिता 3 दिन तक वहीं जहां वनांतरा रिजॉर्ट है वहां टिके रहे और तब सरकार पर दबाव पड़ा। लेकिन क्या आप सोचकर हैरान हो जाएंगी कि 24 को अंकिता का शव मिलता है, लेकिन शव मिलने से पहले 23 तारीख को रात के 2:30 बजे बुलडोजर चलाकर सारे साक्ष्यों को और सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है। मतलब 2:30 बजे रात वहां यमकेश्वर की जो स्थानीय भाजपा विधायक है वो वहां पर खड़े होकर बुलडोजर को ढाती हैं और मीडिया को अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने किसी चेले से करवाती हैं और उसमें आभार व्यक्त करती हैं, महिमा मंडन करती हैं मुख्यमंत्री जी का कि आपने इतनी कठोर कार्रवाई की, आपने बुलडोजर चलवा दिया इस रिजॉर्ट पर जहां से अंकिता बेटी गायब हुई। मतलब अभी तक पता भी नहीं है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, अभी तक पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या मर गई। 23 तारीख रात की बात कर रही हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता था अंकिता कहाँ है, किस हाल में, जिंदा भी है या मर गई, और आपने बुलडोजर पहले चलवा दिया और फिर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने की जैसे होड़ सी लग गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी प्रेस नोट जारी किया। क्या आप मान सकती हैं 2:30 बजे रात को रेणु बिष्ट ये करते हुए नजर आ रही हैं, रेणु बिष्ट ये करते हुए नजर आ रही हैं कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं और वहां पर जो उपस्थित मीडिया है उसको भी वो बाइट दे रही हैं कि हाँ हमने मुख्यमंत्री के आदेशों पर बुलडोजर चला दिया है, यहाँ गंदा काम हो रहा था इत्यादि। 24 तारीख की सुबह सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्वीट करते हैं कि मैंने बुलडोजर चला दिया।
डीजीपी, तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार ट्वीट करते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश के तहत वहां बुलडोजर चला दिया गया और मात्र 24 घंटे के अंदर डीजीपी अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने तो अभी हाल फिलहाल में किया जब मामला फिर फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डीजीपी ने 24 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया। लेकिन 24 तारीख को एक बड़ी चीज और हुई कि पौड़ी गढ़वाल में जहां ये घटना घटित हुई, वहां के एसएसपी ने, पुलिस अधीक्षक ने प्रेस नोट जारी करके ये बात पूरे पौड़ी गढ़वाल को बताई कि ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है, बुलडोजर चलवा दिया गया है रिजॉर्ट में। आप मुझे बताइए, अगर दंड देना था, पहले तो दंड देने का काम मुख्यमंत्री का नहीं है या प्रशासनिक अधिकारियों का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अपना कोर्स लेता, लेकिन अगर दंड देना था तो विनोद आर्या, पुलकित आर्या, अंकित आर्या, विनोद आर्या पिता का नाम है, पुलकित आर्या और अंकित आर्या बेटों का नाम है, इनके अनेक अनेक प्रतिष्ठान है हरिद्वार और ऋषिकेश में। अगर दंड देना था तो किसी और पर चला देते आप बुलडोजर, आपने उसी रिजॉर्ट पे, बिकॉज दैट रिजॉर्ट निष्कासित भी तो बाद में किया गया, निष्कासित किया गया विनोद आर्या को, लेकिन आज की तारीख में भी विनोद आर्या खुले घूम रहे हैं। अब विनोद आर्या को खुला क्यों नहीं होना चाहिए या उसको क्यों सलाखों की, तो शक पहले से ही था, आम जनता भी खुलकर बोल रही थी कि आखिर आपने कौन से सबूतों को मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिया था। लेकिन अब जो चीज निकल कर सामने आ रही है, भाजपा खुलकर, आज तो कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पूरे मामले में अपनी टांग अड़ा करके अपना फायदा उठाना चाह रही है, कांग्रेस इस मामले को भुना कर अपना फायदा कर रही है। ये क्या है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, मैं साफ कर देना चाहती हूँ एक बात कि पुतले जलाने से सत्य नहीं जलता। हाँ। सत्य तो अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है, पुतले कितने भी फूंक लीजिए। एक चीज नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि पुतला दहन के दौरान आपको कोई नामी गिरामी नाम भाजपा का नहीं दिखाई पड़ेगा। अननोन महिलाएं पकड़ के लाई जा रही हैं, दिहाड़ी पर मजदूर पकड़ के लाए जा रहे हैं और कांग्रेस का पुतला दहन कर दिया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है नेताओं को भाजपा के कि अगर वो उतर गए तो वो उत्तराखंड विरोधी करार कर दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं वो निपट जाएंगे इस चुनाव में, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। पुतला दहन की आप कितनी भी कवरेज निकाल लीजिए, कितनी भी वीडियोग्राफी निकाल लीजिए, आपको कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री नहीं दिखाई पड़ेगा। और ऐसे में आप मुझे बताइए, आज पूरा उत्तराखंड सख्ते में है कि कांग्रेस का लेना एक ना देना दो। आप कांग्रेस के पुतले क्यों फूंक रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकाल में अंकिता की हत्या नहीं हुई, कांग्रेस की उर्मिला सनावर नहीं है, सुरेश राठौर कांग्रेस के नहीं है, और तो और बुलडोजर कांग्रेस ने नहीं चलवाया। आप कांग्रेस ने 2 बार पुलिस कस्टडी में, आग लग गई 24 तारीख को वहां, यानी कि जो बुलडोजर से बच गया था साक्ष्य, वो आग लगा के खत्म कर दिया गया। अब जो आग लगाने से भी नहीं खत्म हुआ, उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया ताकि फॉरेंसिक जांच में कुछ ना निकल कर आ पाए और अंकिता भंडारी का कोई डीएनए किसी के हाथ न लग पाए। मतलब ये भी अभी तक आपको जानकर हैरानी होगी प्रज्ञा कि उसको मौत के घाट उतारा किस दिन गया, ये तक अभी तक उत्तराखंड की जनता को नहीं पता, क्योंकि उसकी बॉडी मिली है 24 को, लापता हुई है 18 को, तो उसको 18 तारीख को ही मार दिया गया और बैराज में उसकी बॉडी 23-24 को फेंकी गई, या फिर उसको 23-24 तारीख तक कहीं अननोन जगह में ले जाया गया और तब उसको मौत के घाट उतारा गया, ये भी कुछ अभी साफ नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल है प्रज्ञा। गरिमा जी, ये क्या चल रहा है कि भैया आपको तो जांच करवानी चाहिए, आपको तो अंकिता भंडारी के माता, आप मुख्यमंत्री हैं, उनके माता पिता को बुलाइए, उनसे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। अब तो पूरा देश, पूरा उत्तराखंड, पूरा पहाड़, पूरा देश चाहता है, जो अंकिता भंडारी के माता पिता चाह रहे हैं कि भाई निष्पक्ष जांच हो, खुलकर सामने तो आए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही खेल चल रहा है। गरिमा जी, यहाँ तो कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने अपना जो पहला सवाल पूछा था कि ये वीआईपी अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ प्रज्ञा जी, अगर सीबीआई जांच हो जाए पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, आधी भाजपा अंदर होगी। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को कह रही हूँ, हमाम में ऊपर से लेकर नीचे तक सब नंगे हैं, यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके से संलिप्त पाया जा रहा है। और जब आपने कहा कि मुखिया को तो और आगे बढ़कर कहना चाहिए कि मैं बेटी को न्याय दिलाऊंगा, तो मुखिया तो यहाँ पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मुखिया से क्या उम्मीद करें? आप सोचिए, 21 दिसंबर 2025, आज से 17-18 दिन पहले पहला फेसबुक लाइव किया था उर्मिला सनावर ने, जिसमें उसने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन अपने और अपने पति सुरेश राठौर की सुनाई थी, जिसमें सुरेश राठौर उर्मिला से कहते हुए देखा जा सकता है या सुना जा सकता है कि वीआईपी
अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम है। और तो और एक कदम आगे बढ़ते वो ये कहता है सुरेश राठौर की ग्रुप सेक्स का दबाव बनाया जा रहा था अंकिता के ऊपर, और महामंत्री संगठन उत्तराखंड के अजय कुमार भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ग्रुप सेक्स तो फिर 2-4 कितने भी हो सकते हैं। तो 2 लोगों का नाम सुरेश राठौर ने ले लिया, क्या पता 2 और नाम हो जो गुमनाम है। तो कहीं ना कहीं हर किसी को ये डर बैठा हुआ है। सनावर सामने आ गई हैं और वो जिन दर्शन भारती जी के साथ होने की बात कर रही हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं, वो दर्शन भारती तो कहते हैं कि ये तो दबाव में उर्मिला ने नाम ले लिया, कथित तौर पर जिनका नाम लिया गया दुष्यंत गौतम का। सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम की लड़ाई थी तो आपसी रंजिश बताई जा रही है, मतलब मामले को मारने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, पहले तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोई जरूरत नहीं है दर्शन भारती को, क्योंकि उत्तराखंड दर्शन भारती के चाल चरित्र चेहरे से अच्छी तरह से वाकिफ है। दर्शन भारती एक जहरीले व्यक्ति के रूप में यहाँ जाने जाते हैं, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं और बहुत भड़काऊ बयान देते हैं। जितनी भी सांप्रदायिक घटनाएं यहाँ उत्तराखंड में अभी तक हुई है, उस सब में कहीं ना कहीं हाथ दर्शन भारती का भी रहा है। तो दर्शन भारती पर तो पूरे उत्तराखंड वासियों को किसी को भरोसा नहीं है, और वो कितने बेपर्दे के लोटे हैं ये सब जानते हैं कि जिसका राज उसका पूत, जिसकी भी सरकार चलती है उसकी शरण स्थली में दर्शन भारती पहुंच जाते हैं। तो दर्शन भारती की हमें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सामने तो आज देखिए जो उर्मिला सनावर ने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन लाए हैं वो पब्लिक डोमेन में है। नाउ वी हैव नथिंग टू डू विद उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर। वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, कितना सच है कितना झूठ है हम इसमें भी नहीं जाना चाहते। वो कह रही है दुष्यंत गौतम अपराधी है, वो कह रही है अजय कुमार अपराधी है, कांग्रेस तो वो भी नहीं कह रही है। हम ये कह रहे हैं आरोप बहुत गंभीर है, जांच करा लीजिए। हम तो केवल जांच की बात कर रहे हैं, हम तो कहीं नहीं रहे कि दुष्यंत गौतम अपराधी हैं। हम तो कह रहे हैं जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जी, इनको जांच कराने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों धामी जी की सांसें फूल रही हैं? जांच होने दीजिए, आप भी निष्पक्ष पता चल जाएंगे। आप भी तो पहाड़ के हैं, आपके भी तो बच्चे होंगे। एक पहाड़ की बहुत सुंदर बात आपने कही प्रज्ञा, आपने बहुत सुंदर बात कही। यही सवाल मैं दुष्यंत गौतम से पूछना चाहती हूँ। दुष्यंत गौतम का आपको पता चला होगा कि उन्होंने FIR कर दी है, कांग्रेस के ऊपर कर दी है, UKD के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर। पहले तो दुष्यंत गौतम को नसीहत देना चाहती हूँ कि एक तो FIR पूरे उत्तराखंड पर करनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा उत्तराखंड ही सड़कों पर है। केवल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और UKD नहीं है, पूरा उत्तराखंड स्वतंत्र रूप से स्वतः स्फूर्त माताएं, बहनें, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। मशाल जुलूस, कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, ये गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, मोहल्ले मोहल्ले हो रहा है। तो केवल FIR 3 पार्टियों पे करके कुछ नहीं होगा, पूरे उत्तराखंड पे करनी चाहिए। दूसरा, अगर दुष्यंत गौतम इतने पाक साफ हैं, इतने दूध के धुले हैं, तो दुष्यंत गौतम को चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को CBI जांच के लिए प्रस्तुत करें। वो अनुमोदन करें कि मुख्यमंत्री धामी जी CBI जांच कराइए, मेरे चरित्र का हनन हो रहा है, मेरे चरित्र पर दाग लग रहा है, धब्बा लग रहा है, आपको अब CBI जांच करानी होगी। और दुष्यंत गौतम कोई पहले व्यक्ति नहीं होंगे ऐसा कहने वाले, भाजपा के तमाम दिग्गज नेता कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह चुके हैं कि CBI जांच कराओ। BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के पूर्व चेयरमैन अजेंद्र अजय कह चुके हैं CBI जांच कराओ। इनके वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट कह चुके हैं CBI जांच कराओ। सुबोध सौरभ बहुगुणा जो कि विजय बहुगुणा के सुपुत्र हैं, वो कह चुके हैं, इनके काबीना मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि जनभावनाओं के अनुरूप जांच होनी चाहिए। इनके एक और प्रवक्ता हैं रविंद्र जुगरान, वो कह चुके हैं जांच होनी चाहिए। विजया बर्थवाल जो रेणु बिष्ट से पहले यमकेश्वर की विधायक रह चुकी हैं, भाजपा से मंत्री रह चुकी हैं, वो पहली महिला थी जिसने कहा CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी देखा, आंखों देखा ये पूरे उत्तराखंड का हाल है। पूरे उत्तराखंड ने देखा, क्योंकि रेणु बिष्ट फेसबुक लाइव पर थी उस समय, जिस समय बुलडोजर से 23 तारीख को रात के 2:30 बजे। आप मुझे बताइए इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि रात के 2:30 बजे आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है? और एक सवाल जो किसी ने अभी तक शायद नहीं पूछा, वो ये कि जो SIT गठित की गई, CBI जांच की मांग कर रही थी जनता, लेकिन SIT गठित की गई, SIT को ये बताना चाहिए कि क्या बुलडोजर चलाने वाले कर्मचारियों से उन्होंने पूछताछ की अपनी जांच में? और अगर पूछताछ की तो बुलडोजर चलाने वाले कर्मचारियों ने किसका नाम लिया, किसके आदेशों से बुलडोजर वहां पहुंचा था? क्योंकि जब तक महिमा मंडन की बात थी, जब तक श्रेय लेने की होड़ थी, उनको लगा उत्तराखंड हाथों हाथ लेगा ये बुलडोजर वाली घटना को, उत्तराखंड हाथों हाथ लेगा, तब तक तो सब उस रेस में दौड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही दांव उल्टा पड़ा और जनता ने पूछना शुरू करा, विपक्षी दलों ने पूछना शुरू करा कि भाई आपने साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिया, अभी तो शव भी नहीं मिला था, इतनी क्या जल्दी थी? तो उसके बाद अब टोपी पहनाना शुरू कर दिया।
डीएम कहता है मैंने नहीं कहा बुलडोजर चलाने को, एसडीएम कहता है मैंने नहीं कहा, एसएसपी कहता है मैंने नहीं कहा। अब सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं उस बवाल को कि मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। आप मुझे बताइए, साक्ष्य और सबूत क्राइम स्पॉट से मिटाना कितना बड़ा गंभीर अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़े अपराधी तो मुख्यमंत्री है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मैं तमाम आपको कितने प्रूफ दे सकती हूँ, कितने ऐसे मैं साक्ष्य दे सकती हूँ जिसमें मुख्यमंत्री का ट्वीट है, और वो ट्वीट तमाम चैनलों ने लगाया, तमाम रेप्यूटेड अखबारों ने लगाया है कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके स्वीकार किया कि उन्होंने बुलडोजर चलाया, क्योंकि तब तक तो मुख्यमंत्री को लग रहा था कि मेरी जय जयकार होगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। अब यहाँ देखिए कितना भाजपा के पास प्रवक्ताओं का टोटा पड़ गया सरकार और संगठन में कि वर्दीधारी पुलिस के अधिकारियों को प्रेस वार्ता में उतारा जा रहा है। पहले आप एडीजी को उतारते हैं, मुरुगेशन को, उसके बाद अब आप एडिशनल एसपी शेखर सुयाल से करा रहे प्रेस वार्ता। तो ये प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। जब बॉस कोई बात कर चुका है, जब बॉस प्रेस कर चुका है, तो फिर भैये क्यों करेंगे, फिर छोटे अधिकारी क्यों करेंगे? फिर तो ऐसे तो पटवारी से करा लो और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल से प्रेस वार्ता करवा लो। यानी कि कभी काबीना मंत्री सुबोध उनियाल से प्रेस करवा रहे हैं। अब आप देखिए कि अभी तक वीआईपी जो है जी पुतला फूका जा रहा है। आप लोग अब चलिए इस पर ही बात कर लेते हैं कि कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा। भाजपा बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, और भारती जी बोल रहे हैं, दर्शन भारती भी कह रहे हैं कि इसको राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्या फायदा है आपको इससे? देखिए, मेरे पास ये 25 सितंबर का अमर उजाला है, जिसमें साफ तौर पर हेडिंग है, वाहवाही लूटने के चक्कर में मिटाए गए साक्ष्य। अब वाहवाही मिली नहीं, रिजॉर्ट में मिले सभी साक्ष्य सुरक्षित हैं, ये एसएसपी ने कहा, लेकिन अंकिता का कुछ भी नहीं, ना उसकी खाने की थाली में कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, ना दरवाजे में हैंडल में कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, क्योंकि सब नष्ट कर दिए गए। एक बड़ी हैरान करने वाली न्यूज मुझे आज मैं जब तहकीकात कर रही थी तो मिली कि आरएसएस के साथ बहुत गहरा नाता है। यह है 24 सितंबर 2022 का हिंदुस्तान। आरएसएस के साथ बहुत गहरा नाता है इस पूरे आर्य परिवार का, जिसका वनांतरा रिजॉर्ट था। यहाँ दो बातें निकलकर नहीं आई प्रज्ञा जी, उस पर मैं जरा रोशनी डालूं। पहले तो कि भाजपा के संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा, जो कि लोकतंत्र का मंदिर होता है, उसमें खड़े होकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वीआईपी कमरे का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं। और अब जो एसआईटी का हिस्सा थे एडिशनल एसपी शेखर सुयाल, उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि वीआईपी का जो हुलिया बताया जा रहा है वो धर्मेंद्र उर्फ प्रधान से मिलता है। यानी कि अब एसआईटी की जांच कर रहे एडिशनल एसपी कह रहे हैं कि वीआईपी व्यक्ति था। तो पहले तो भाजपा ये डिसाइड कर ले कि वीआईपी कमरे का नाम था या वो व्यक्ति का नाम था। दूसरा, यहाँ विनोद आर्या क्यों सलाखों के पीछे होना चाहिए, और अभी तक धामी सरकार में उसका बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि उसके भी सीने में राज दफन होंगे। अब तो सुनने में आ रहा है वो अड्डा था वनांतरा रिजॉर्ट में। ये पहला केस नहीं हो रहा था जब अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था स्पेशल सर्विस के लिए। सुनने में आ रहा है कि कई अधिकारी और कई नेता वहां लगातार जाते थे। अब वो कौन कौन है वो छानबीन में सब निकल कर आ जाएगा, इसीलिए जांच नहीं हो रही है। तो विनोद आर्या ने वो जमीन, आप जानती हैं, भाजपा की 2007 से 12 की सरकार के दरमियान एक दवाई की फैक्ट्री, कैंडी फैक्ट्री खोलने, आयुर्वेदिक दवा या ड्रग फैक्ट्री खोलने के लिए लीज पर वो भूमि ली थी सरकार से कि मैं इसमें दवा खाना खोलूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, और खोल दिया रिजॉर्ट। ये उत्तराखंड को बैंकॉक और थाईलैंड बनाकर रहेंगे। ये जान लीजिए, अगर 2027 में भाजपा को गलती से भी उत्तराखंड की जनता ने चुना तो फिर उत्तराखंड को कोई नहीं बचा पाएगा। उत्तराखंड की लड़कियां फिर इसी तरह से हवस का शिकार होती रहेंगी तमाम नेताओं की। आप लोग आगे क्या करेंगे? आप लोग पर तो खुद ही आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हालांकि विपक्ष का तो काम है कि विपक्ष जो मुद्दे सरकार देखना नहीं चाह रही है, अनदेखा कर रही है, उन मुद्दों को उजागर करे, जनता की आवाज बने। और कांग्रेस बखूबी वो करती हुई दिख रही, चाहे कोई करे, चाहे कोई कहे या ना कहे। लेकिन ये बात हम उल्टा चश्मा यूसी की पूरी टीम सहित मैं प्रज्ञा मिश्रा कह रही हूँ कि कांग्रेस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत रोचक सवाल किया कि हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि निर्भया कांड हुआ और यूपीए की गवर्नमेंट चली गई। तो राजनीति में जब आप सस्ती लोकप्रियता के लिए
और सस्ती राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जब धर्म की आड़ लेती है, जब सेना के शौर्य और पराक्रम की आड़ लेती है, जब जवानों की शहादत पर राजनीति होती है और प्रधानमंत्री खुद मंचों से कहते हैं कि बालाकोट में, पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर आपका वोट पड़ना चाहिए, वो 18 साल के वयस्कों से कहते हैं कि आपके जीवन का पहला वोट जो है वो बालाकोट के जवानों की शहादत के नाम होना चाहिए। तो शहादत पर राजनीति, कोरोना काल में लाशों पर राजनीति, कोरोना किट पर अपनी फोटो, राशन किट पे अपनी फोटो और मेडिकल जो सर्टिफिकेट दिया उस पर अपनी फोटो। कौन सी जगह छोड़ी है भाजपा ने जहां राजनीति नहीं करी? तो ऐसे में अगर किसी बच्ची को न्याय दिलाना, किसी माता पिता को जिनकी गोद उजड़ गई हो, जिनके घर का चिराग बुझ गया हो, जिनके घर की कमाऊ सपूत चली गई हो, यदि उनको न्याय दिलाना राजनीति है तो कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति 100 बार करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़ी ही गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए होती है। हम अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसीलिए हम कांग्रेस हैं। हम समावेशी बात करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसीलिए हम कांग्रेस हैं। और आज से नहीं है, ये 150 साल पुरानी पार्टी हो गई है कांग्रेस पार्टी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करने वालों, पहले अपने गिरेबान में झांको। आज भारतीय जनता पार्टी भारतीय बलात्कारी पार्टी के रूप में जाने लगी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखूंगी आपके सामने प्रज्ञा जी, आपके दर्शकों के लिए, कि दर्जन भर केस हो चुके हैं पिछले 1 साल में धामीराज में। यहाँ महिला अपराध में पूरे देश में नंबर 1 बन गया है उत्तराखंड। पहली बात तो 1209 नाबालिग बच्चे यहां से गायब हो गए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहां से महिलाएं गायब हो रही हैं, हमारे सल्ट से, हमारे पिथौरागढ़ से यहां से बच्चियां लापता हो रही हैं और उनका कोई खोज खबर नहीं है कि वो कहां ले जाई जा रही हैं। तीसरी बात ये कि आज उत्तराखंड में जो भी अपराध हो रहा है, 90% अपराधों में भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है। मैं आपको सिलसिलेवार गिनाना चाहती हूँ। भर्ती घोटाले हुए, यहाँ लाखों लाख युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया जिन भर्ती घोटाले और प्रश्न पत्र लीक से। उसमें 3 नाम आए मास्टरमाइंड, वो तीनों भाजपा के नेता थे, हाकम सिंह, संजय धारीवाल और नितिन चौहान। उसके बाद यहाँ परसों रोज हल्द्वानी में एक भाजपा के पार्षद ने 22 साल के अपने लड़के के दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पार्षद के बेटे का दोस्त आया हुआ था घर में, जिसका नाम नितिन था, अमित कुमार उर्फ चिंटू पार्षद का नाम है, और उसने 2 नाली बंदूक से उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं पर लड़के की मौत हो गई। अब आते हैं बलात्कार और दुष्कर्म पर। तो दुष्कर्म की बात सुनिए, पिछले 1 साल का दे रही हूं आंकड़ा, इससे पहले जाऊंगी तो शायद सुबह से शाम हो जाए। इनके पूर्व संगठन महामंत्री पर, इन्हीं की महिला, संगठन महामंत्री एक बड़ा पद होता है, शायद मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी की चलती है तो संगठन महामंत्री की चलती है, क्योंकि वो आरएसएस का व्यक्ति होता है और वो एक बैचलर होता है। तो संगठन महामंत्री इनके पूर्व में संजय कुमार थे। उनके ऊपर इनकी महिला नेत्री ने, इनकी ही महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि 3 साल से वो संजय कुमार मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा है। इनका जो संगठन महामंत्री है वो ये वही सोता है, जहां मतलब रहता वही है जहां भाजपा कार्यालय है, उसका अलग से फ्लैट बना है वहीं पर कार्यालय के अंदर। इनकी पूरी नाली जाम हो गई और जब सफाई वाले को बुलाया तो कॉन्डोम से भरी हुई मिली सारी। आप सोचिए, कॉन्डोम से जाम हो रखी थी पूरी भाजपा की गटर, और सारे अखबारों की सुर्खियां बना उस समय वो। अब आते हैं आज पर कि वर्तमान में धामी सरकार में क्या चल रहा है। इनका चंपावत का मंडल अध्यक्ष कमल रावत, इनका सल्ट का मंडल अध्यक्ष भगत बोरा, दोनों के ऊपर जानती है क्या इल्जाम है और मुकदमे झेल रहे हैं, जेल के अंदर हैं दोनों। 13-14 साल की बच्चियों को खेत में बहला फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म। दोनों मंडल अध्यक्ष अगेन बहुत बड़ा पद होता है, डिस्ट्रिक्ट पूरे मंडल का अध्यक्ष होता है वो। तो ये दोनों नाम भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आते हैं इनके लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर। लाल कुआं दुग्ध संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा भाजपा का वरिष्ठ नेता है। उसके ऊपर जानती है क्या एफआईआर दर्ज है? एक विधवा के साथ 3 साल तक नौकरी दिलाने का झांसा देकर यौन दुष्कर्म और उसकी 12-13 साल की बच्ची को भी सेक्सुअल मॉलेस्टेशन, ये एफआईआर दर्ज है हल्द्वानी में मुकेश बोरा के ऊपर। उसके बाद हरिद्वार बहादुराबाद का इनका ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य है आदित्य राज सैनी। आदित्य राज सैनी जो ओबीसी प्रकोष्ठ का इनका सदस्य है, उसके ऊपर आरोप जानती है क्या है? 13 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप और निर्मम हत्या। उसके बाद बात करते हैं इनकी हरिद्वार से पूर्व जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की अनामिका शर्मा, जिसका आपने भी सुना होगा नाम। अपनी 13 साल की बच्ची को अनामिका शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड
वो अपने पति से अलग रहती थी अनामिका, अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को परोस दिया अपनी 13 साल की मासूम कली को। एक माँ होकर कलेजा थरथराता है कि कैसे कोई माँ ऐसा कर सकती है। और उसके अलावा आपको बताऊं तो रुद्रपुर से वार्ड नंबर 6 से इनका पार्षद है शिव कुमार गंगवार। इसी होली 2025 की होली के दिन उसने 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी, सेक्सुअली मॉलेस्ट किया उनको, उनमें से एक नाबालिग है। तो किससे ही किससे, इनके एक द्वारहाट का पूर्व विधायक है जिसको क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन एक लड़की दर दर की ठोकरें खाती रही कि मेरी ये जो 2 साल की बच्ची है इसका डीएनए टेस्ट करा लो, इस बच्ची का पिता ये भाजपा का विधायक है। आप जानती हैं आज दिन तक भाजपा के उस विधायक का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। बस उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको अपनी बच्ची के पिता का नाम चाहिए। कहां तक जाएंगे? क्योंकि भाजपा तो कहती है कि हमने न्याय कर दिया, हमने इंसाफ कर दिया। अब जो बच्चा कुचा था एसआईटी की जांच बिठा दी। अब आप क्या चाहते हैं और कांग्रेस कब तक अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ ऐसे ही रहेगी और कब तक न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर डटी रहेगी? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो मेरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल बड़ा अटपटा सा रवैया उनका रहा। पहली बात तो ये कि 21 दिसंबर को जब उर्मिला सनावर ने खुलासा किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी चुप्पी 17-18 दिन बाद क्यों तोड़ रहे हैं? एक बयान नहीं, एक सिंगल शब्द उन्होंने 17-18 दिन तक सुलगता रहा उत्तराखंड। लोग सड़कों पर उतरते हुए दिखाई पड़े, वो लोग जिन्होंने इनको 2017 में 57 का बहुमत दिया और 2022 में 47 का बहुमत दिया। 70 सीटों की विधानसभा है हमारी की, 70 में से 57 इनको दे दिए 2017 में, और 22 में तो 2022 में इनको 47 का बहुमत दे दिया। मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दी जिन लोगों ने, उन लोगों को आपने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। वो आपकी जनता नहीं थी, वो आपका वोटर नहीं था। आपने एक बयान नहीं दिया और इसलिए नारा यहां लग रहा था, पुष्कर धामी क्यों मौन है, बोल वीआईपी कौन है। तो ये नारा लगा। अब कल धामी जी उतरे 1:30 बजे। सबने सोचा कि प्रेस वार्ता धामी जी ने, चलो देर आए दुरुस्त आए, अंकिता भंडारी पर प्रेस वार्ता कर रहे होंगे। जानती है किस पर प्रेस वार्ता की? मनरेगा पर। तब भी अंकिता पर प्रेस वार्ता नहीं की, लेकिन पत्रकारों से कैसे बचते? अभी उत्तराखंड में पत्रकारों का वो बुरा हाल नहीं हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। अभी गोदी मीडिया यहाँ उतनी प्रभावी नहीं हुई है। यहाँ अभी भी जमीर जिंदा है कई पत्रकारों का, रीढ़ की हड्डी है कई पत्रकारों की। उन्होंने छोड़ा नहीं मुख्यमंत्री को। मनरेगा पर एक ने भी पहले मुख्यमंत्री को बोलने दिया मनरेगा पर, और मनरेगा पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। अंकिता भंडारी पर आड़े हाथों ले लिया तो मुख्यमंत्री ने 2-3 बड़ी हास्यास्पद बातें कही। एक तो उन्होंने कहा हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। अगर आप हर तरह की जांच के लिए तैयार थे तो किसने रोका था? किसने कहा एसआईटी गठित करो? ये तो मांग थी ही नहीं उत्तराखंड की। उसके माता पिता ने दर्जनों चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को। पिता ने तो चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरा संदेह है कि वीआईपी आपका संगठन महामंत्री है। ये पिता ने चिट्ठी लिखकर कहा, सोचिए आप। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दर दर की ठोकरें। उसके माता पिता के पास आज दवाई खरीदने के लिए तक पैसा नहीं है। उसकी माँ से जब हम बात करते हैं वो इतना जार जार रोती हैं क्योंकि कोई इनकम वाला है ही नहीं। आप सोचिए, अंकिता अगस्त में लगी थी एज अ रिसेप्शनिस्ट, और अंकिता पहली सैलरी भी नहीं उठा पाई कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और अंकिता ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी कि मैं पहली सैलरी से घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। आप सोच सकती हैं प्रज्ञा जी कि किस फैमिली से, किस बैकग्राउंड से अंकिता आती थी कि वो अपनी माँ को दिलासा दे रही है कि मैं घर की टपकती छत को पहली सैलरी से ठीक कराऊंगी। तो आप उनका बैकग्राउंड समझ सकते हैं इस चिट्ठी मात्र से। तो उस घर की वो कमाऊ सपूत आपने मौत के घाट उतार दी। उस बूढ़े माँ बाप का सहारा आपने छीन लिया। आज उनकी देह जर्जर हो चुकी है, उनका देह टूट चुका है पूरा, क्योंकि तारीख पर तारीख कभी वो कोर्ट द्वार के सेशन कोर्ट में जाते रहे, फिर वो हाई कोर्ट जाते रहे, किराया देते रहे गाड़ियों का। कोई उनके लिए सरकारी गाड़ी तो आती नहीं थी जो उनको कोर्ट कचहरी ले जाए। तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि कौन से हिंदू सनातन धर्म की बात ये लोग करते हैं। वो भी तो हिंदू थी, उसके लिए तो आज आप लोग नहीं खड़े हैं साथ में। एक महिला नेत्री नहीं खड़ी है। आपको एक ताज्जुब वाला फैक्ट बताऊं, अंकिता जिस गांव की थी, हाँ, अंकिता किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अंकिता जिस गांव की है, अंकिता जिस गांव की रहने वाली है, वहां की हमारी विधानसभा अध्यक्ष है ऋतु भूषण खंडूरी, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी, विधानसभा अध्यक्ष है। एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। उसके अपने गांव की बच्ची है अंकिता। वहां का रहने वाले हैं अजीत डोभाल, वहां के रहने वाले हैं अजीत डोभाल के अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्री।
वहां के रहने वाले हैं अनिल बलूनी, वहां के इतने ज्यादा लोग वहां के रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ उसी गांव के हैं जहां ये घटना हुई है। उसके बावजूद ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द निकलता है, ना अजीत डोभाल के मुंह से निकलता है, ना रितु खंडूरी, और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या, वो चुप। यहाँ विधायक हैं सरिता आर्या, रेखा आर्या, तमाम तरह की लोग, वो चुप। मतलब महिला नेत्रियों को ऐसा लग रहा है जैसे किसी काले सांप ने डस लिया हो, सब बिल्कुल मूर्छित पड़ी। गरिमा जी, सबको कुर्सी बचानी है। नहीं, समझ से परे है। एक आपको पता है यहाँ इस्तीफे के सिलसिले भी चल पड़े, भाजपा से बड़ी संख्या में लोग इस्तीफा दे रहे, बिल्कुल देखा, इस्तीफा दे रहे लोग, तो अभी भी इनकी आत्मा नहीं जाग रही। इनके अपने घर में बहन बेटियां हैं, उसके बाद भी इनकी आत्मा नहीं जाग रही है। ये किस तरह के परिवार के लोग हैं? अपना, मैं कह तो रही हूँ कि दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, RSS, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, ये सब हिंदू सनातन धर्म के तथाकथित अपने आप को झंडा बरदार कहते हैं। आज एक हिंदू लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया, कौन आ रहा है उसके लिए न्याय मांगने के लिए? पार्टी पॉलिटिक्स होती रहेगी। आपने कहा ना कि हम राजनीति कर रहे हैं, ये सामाजिक मुद्दा है प्रज्ञा जी। अगर हमने अंकिता के लिए न्याय नहीं लिया तो कल पता नहीं, कल देर ना हो जाए, हमारी कितनी लड़कियां कुर्बान कर दी जाएंगी। जो समाज अपनी बेटी की अस्मिता और उसकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, वो नपुंसक समाज होता है। और उत्तराखंड नपुंसक नहीं है। उत्तराखंड तो देवभूमि है, 4 धामों की भूमि है। यहाँ कैसे बच के निकल जाओगे? हमसे तो एक बार फिर भी, इंसानों से फिर भी पार पालोगे, इन देवी देवताओं से कैसे पार पाओगे, जिनके दर्शन के लिए यहाँ लोग टूट पड़ते हैं? आप सोचिए, तीसरा नेत्र खोलेंगे मेरे केदार बाबा, नष्ट हो जाएंगे ये लोग। और वही उल्टे दिन इनको देखने पड़ रहे हैं, यही बुरे दिन इनको देखने पड़ रहे हैं। आज की डेट में डिरेल हो चुकी है भाजपा संगठन, आज की डेट में सरकार को नहीं सूझ रहा है। महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दलित कार्ड खेल रहे हैं, वो दुष्यंत गौतम की जाति बता रहे हैं सबको कि एक दलित का अपमान किया कांग्रेस ने। अरे पूछा किसने तुमसे? अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, महेंद्र भट्ट से कहना चाहती हूँ, पूछा ही नहीं किसी ने जाति धर्म। अपराधी तो बस अपराधी होता है प्रज्ञा जी। तो दलित कार्ड आप खेल रहे हैं, उस पर भी उल्टी पड़ी महेंद्र भट्ट को, खूब फटकार पड़ी। उत्तराखंड की जनता इस समय खूब जागृत है और एक मुट्ठी, एकमुठ है जनता। मुझे गर्व है अपने आप को उत्तराखंडी कहने पर। जिस तरह से मेरे लोग सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर केवल सबको एक चिड़िया की आंख की तरह एक ही चीज दिखाई पड़ रही है, वो अंकिता भंडारी के लिए न्याय। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने कब जाएंगे गरिमा जी? देखिए, मेरे नेतृत्व ने लगातार सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया अंकिता के फैमिली को। उसके अलावा मेरे नेतृत्व ने जम्मू से सुप्रीम कोर्ट की एक वकील भेजी, तुरंत जैसे ही हत्याकांड हुआ, तुरंत, कि उसके माता पिता को वकील की जरूरत होगी। वो सबसे पहले एक महिला जम्मू की रहने वाली थी, उनको हम स्वयं लेकर गए अंकिता के माता पिता से मिलाने के लिए। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, तब तक उन्होंने सरकारी वकील के लिए उनको मना लिया था। तो उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी हम मांग लेंगे, अभी तो फिलहाल सरकारी वकील हमें दिया जा रहा है। अब उस सरकारी वकील की भी एक लंबी कहानी है कि 3 बार बदल गया है सरकारी वकील। पत्र लिखा अंकिता के माँ बाप ने पुष्कर सिंह धामी को कि जो सरकारी वकील आपने दिया वो तो आर्या फैमिली के साथ, पुलकित आर्या और विनोद आर्या के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है और हमारे केस को कमजोर कर रहा है, हमारा वकील बदलिए। 1 महीने बाद जाकर वकील बदला गया जी। तो कदम कदम पर लूप होल है, कदम कदम पर लूप होल है। पुलिस की कस्टडी में आप सोचिए ना कैसे आगजनी हो गई, वो भी 2 बार। पहले आप बुलडोजर चलाकर सबूत नष्ट करते हैं, फिर थोड़े सबूत बच जाते हैं तो आप आग लगाते हैं, फिर थोड़े बच जाते हैं तो आप सब स्विमिंग पूल में। आज तक पता ही नहीं चला बुलडोजर चलाने वाले पर क्या कार्रवाई हुई, आज तक पता नहीं चला आग किसने लगाई, कैसे लगी। अरे कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट ही बता दो, ये बता दो कि 2 तार आपस में स्पार्क कर रहे थे इसलिए आग लग गई। लेकिन कारण तक नहीं बताया गया उत्तराखंड की जनता को कि आग लगी कैसे। स्विमिंग पूल में बिस्तर किसी ने तो फेंका होगा ना, कोई अदृश्य आत्मा तो आई नहीं होगी, तो वो कौन था स्विमिंग पूल में बिस्तर फेंकने वाला, वो भी नहीं पता उत्तराखंड की जनता को। इतने सारे अनसुलझे सवाल हैं। 90 लोगों से पूछताछ की SIT ने, लेकिन कोर्ट तक 1/3 लोग भी नहीं पहुंचे गवाही देने। तो क्यों SIT ने सुनिश्चित नहीं किया कि ये 90 लोग जिनकी गवाही हमने ली है, ये सबके साथ कोर्ट परिसर में सबके सब गवाही दे? ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया उसने? तो सवाल बहुत सारे हैं, मन में कौतूहल बहुत सारा है। और अंकिता भंडारी मामले में जो उर्मिला सनावर ने खुलासे किए हैं, बहुत सराहनीय है, बहुत हिम्मत की दाद देती हूँ। अब लेकिन उर्मिला अपने बयान से पलट भी जाए, दर्शन भारती कुछ भी कहे, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में है आप सारे,
सारे फोन रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में है। आप सोचिए एक साल में 800 से 900 सीबीआई जांच होती है पूरे देश में। एक जांच यदि अंकिता भंडारी की भी हो जाएगी तो क्या किसके पेट में मरोड़ उठ रहे? क्यों नहीं होने दे रहे हो भाई? जैसा कि मैंने कहा आधी भाजपा अंदर होगी, क्योंकि वो अड्डा था। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां उसने अंकिता ने लिखा है व्हाट्सएप चैट में अपने पुष्प को, अपने दोस्त को, पुष्प को लिखा है कि यहाँ गंदा काम होता है जी, यहाँ गंदा काम होता है और मुझ पर किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस का दबाव। और आप सोचिए सल्यूट करने का बारंबार मन करता है ऐसे माँ बाप को भी और ऐसी बच्ची को भी जिसने हथियार नहीं डाले, जिसने सरेंडर नहीं किया, जिसने अपनी अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया, उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। पूरा देश अंकिता भंडारी के साथ है, उसके माता पिता के साथ है और हम सब उसको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाते रहेंगे। गरिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।